नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम देवांशी में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसी महिलाओं से कराते हैं, ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक ऊंचा मकाम तो हासिल किया ही है, साथ ही क्या कहानी है इनकी और क्या कहना है इनका यूथ को और किस तरह से ये बयां करते हैं अपने एक्सपीरियंस को। आइए आज हम सुनते हैं और हर बार हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे उस विषय का नाम है आनंदमय जीवन का आधार संगीत। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको संगीत के जगत में तो लेके जाएंगे ही, साथ ही बातचीत करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में भी। तो आज हम आपकी जिससे मुलाकात करवाने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर कीर्ति गर्ग, जो कि है प्रोफेसर इन म्यूजिक इन HPU यूनिवर्सिटी। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैम हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जैसे कि मैम आज हम बात करेंगे ही म्यूज़िक के बारे में, और अगर हम बात करें म्यूज़िक की तो जैसे बातचीत में जैसे हम आपके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो अगर हम बात करें म्यूज़िक और आपकी, तो आप और म्यूज़िक कब से जुड़े हैं और कब से ये जो जुड़ाव है आपकी लाइफ में आया है? ऐसा है कि बचपन से ही जब मैंने आंखें खोली तो मैं म्यूज़िक से जुड़ी थी जी। क्योंकि हमारे जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत ही रहा है हमारे ख़ानदान में। जी। तो जैसे ही आंखें खुली अपना जब हम आए होश में तो संगीत से जुड़ी थी, चारों ओर संगीत का ही वातावरण था। मेरे पिताजी मेरे गुरु रहे हैं प्रोफेसर नंदलाल गर्ग, और वो भी यूनिवर्सिटी से ही रिटायर हुए हैं, वरिष्ठ प्राध्यापक। और माता जी भी मेरी बहुत अच्छा गाती थी, वो AIR से भी प्रोग्राम्स देती थी। तो बचपन से ही संगीत के बीच में रहे, पले बड़े और आज तक संगीत के बीच में ही। जी बिल्कुल, इसीलिए पहला मेरा प्रश्न आपसे यही था कि किस तरह से कब से आप जुड़े हैं संगीत से। तो इसके बाद अगर मैम हम बात करें आपकी स्कूलिंग की और थोड़े से अगर हम पढ़ाई की तरफ जाए, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहे, तो आपकी स्कूलिंग किस तरह से हुई और उस वक्त किस तरह का रुझान था आपका? जी, तो वैसे तो मैं संगीत से, मैंने जैसे कहा कि बचपन से ही, तो 4 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू कर दिया था क्योंकि परिवार में संगीत था, बाबा के साथ बैठते थे तो उनके साथ संगीत चलता रहता था। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो इंटरेस्ट आने लगा संगीत में। मेरी जो बाकी बहनें हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं ही एक हूँ जो संगीत में आगे आई। तो मैंने इसमें सोचा कि क्यों ना इसमें आगे एक्सपर्टीज़ की जाए क्योंकि इंटरेस्ट था। तो मैंने स्कूलिंग जो थी वो मेरी दयानंद स्कूल से हुई है शिमला, और उसके बाद कॉलेज में मैं RKMV शिमला से किया, तो वहाँ मेरे पास संगीत विषय रहा और वो गायन संगीत था। उसके बाद फिर मैंने और आगे MA किया संगीत में, फिर उसके बाद MPhil किया, बीच में जॉब भी की, लेकिन पढ़ाई की खातिर जॉब छोड़ दी और PhD किया। और मैं पहली नेट JRF हूँ अपने विभाग की, संगीत विभाग की, जिन्होंने क्वालिफाई किया था। तो संगीत ऐसे बचपन से जुड़ा और आगे शौक आता रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में एक्सपर्टीज़ की जाए। जी बिल्कुल मैम, जैसे जब हम बात करते हैं किसी भी आर्ट फॉर्म में जब हम आगे जाते हैं तो हमें उस आर्ट फॉर्म में आगे जाने के लिए एक प्रोफेशनली उसको सीखना ज़रूरी है, और जब भी हम सीखते हैं एक प्रोफेशनल लेवल पे और एक पर्सनल लेवल पे वो थोड़ा सा अलग रहता है। तो आपने कहाँ से प्रोफेशनली संगीत को सीखा और किस तरह से आप इसे आगे लेकर गई? तो मेरे गुरु जो हैं वो शुरू से भी और अभी तक भी प्रोफेसर नंदलाल गर्ग रहे हैं, जो मेरे पिताजी भी हैं। और हमारा जो है हिमाचल का धामी घराना रहा है, तो धामी घराने की जो भी संगीत परंपरा रही है वहीं से मैंने संगीत सीखा है। और आज मेरे पिताजी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें अभी संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा गया है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने संगीत की शिक्षा ली। उसके अतिरिक्त मैंने जो स्कूल कॉलेज में संगीत किया, वो जो हमारे शिक्षक रहे उनसे मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की और उनका भी जो सीखने की चीज़ें थी वो सीखी। लेकिन हमारा जो है वो मेनली धामी घराने से संबंध रहा है। मतलब कहा जाए कि बचपन से लेकर जैसे ही आपने आंखें खोली तब से लेकर अब तक जो है आप संगीत से जुड़ी हुई हैं, और रियाज, अगर हम रियाज की बात करें वो तब से ही चलता आ रहा है। जी मैम, अगर हम बात करें जिस तरह से आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, स्कूल कॉलेज का टाइम हम बोले या आप बाद में जब सिखाती हैं तब का हम एक्सपीरियंस बोले, तो कितनी चीज़ों में कहाँ कहाँ ऐसी जगह है जहाँ आपने पार्टिसिपेट किया है और जहाँ आपका इंटरेस्ट भी था जाने का, और किस तरह से वो आपका एक्सपीरियंस रहा? तो ऐसा है, जैसे मैंने कहा मैं बचपन से थी संगीत में, तो हमारे पिताजी उस समय बहुत कार्यक्रम किया करते थे संगीत के। तो मैं उस समय दूसरी कक्षा में, सेकंड क्लास में थी जब मैं दूरदर्शन दिल्ली में प्रोग्राम दे के आई थी।
तो उस समय बड़े बड़े कलाकार हमारे साथ गए थे, वो हमारे पिताजी ही लेके गए थे। और उस समय सैटेलाइट टीवी हुआ करता था, तो वो यहाँ ब्रॉडकास्ट नहीं होता था, केवल नीचे की कुछ सिटीज़ में वो ब्रॉडकास्ट होता था। तो उस समय हम हिमाचल का फोक भी उसमें लेके गए थे, और बड़े बड़े आर्टिस्ट उस समय की, कमला रानी एयर आर्टिस्ट होती थी, कृष्णा जी होती थी, तनवर जी होते थे, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, लच्छीराम सलीम जी होते थे। तो बहुत सारे लोगों को जो है पापा अपने ग्रुप में बना के ले गए थे। और पहला जो मेरा कार्यक्रम वहाँ पे दूरदर्शन में मैंने दिया था। उसके बाद तो खैर दिल्ली दूरदर्शन में बहुत सारे प्रोग्राम होते रहे। उसके अलावा यहाँ गेटी में हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं। सत्यवती डांग के सामने भी मैं बहुत छोटी थी जब मैंने प्रोग्राम दिया था। तो चलता रहा सिलसिला। उसके बाद यूनिवर्सिटी आए तो यूनिवर्सिटी में भी होते रहे। पहले शिक्षा ले रहे थे, फिर शिक्षा देने लगे, तो फिर बच्चों को सिखाते रहे, ले जाते रहे। तो इस तरह से जो है हमारी यात्रा चलती रही। जैसे आपका जो म्यूज़िक का है वो इतना सारा आपको एक्सपीरियंस हो गया है, जैसे कि अभी हमने बात की कि आपने इतनी इतनी जगह पे पार्टिसिपेट भी किया है, काफ़ी सारी जो ऐसे एक्सपीरियंस है आपके जहाँ आपने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर हम बात करें जब आपने परफॉर्म किया होगा, तो जितनी भी परफॉर्मेंसेस आपने आज तक दी है उनमें से आपका कोई फेवरेट परफॉर्मेंस हो, और अगर आप उनमें से कोई एक हमें गीत सुना दें। जी, तो जैसे कि जो हमारा दूरदर्शन पे प्रोग्राम गया था, वहाँ पे हमने हिमाचल की विवाह को भी दिखाया था। तो उसका एक छोटा किस्सा भी सुनाती हूँ कि उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो अब जब दुल्हन विदा होती है तो रोने का वो दिखाना था स्टेज पे। तो अब आंसू नहीं आ रहे थे किसी को, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने क्या किया, जो बड़े बड़े सब लोग थे उनको मैंने संतरे के छिलके जाके दिए कि आप ये आंखों में डालो और इससे जो आंसू आएंगे। मतलब बहुत छोटी, तो बड़ा वहाँ लोगों ने अप्रिशिएट किया कि। तो बहुत सारे उसमें शादी के जो विवाह गीत थे वो गाए गए। तो वो विवाह गीत जो वो हमारे क्लासिकल से भी मैच करते हैं, तो उसी में से मैं आपको एक छोटा सा सुनाती हूँ। शुभ घड़ी से आयो बना, शुभ घड़ी से आयो बना, रस भर के लायो बना, वारी बना के लिए, शुभ घड़ी से आयो बना। जी बिल्कुल, बहुत खूब मैम। जैसे कि हम बात करें अभी, जैसे आपने अभी संगीत सुनाया और अब आप सिखाती भी हैं, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो आर्ट है, जब हम आर्ट में आगे जाते हैं, बात हम आगे करते हैं, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में चलती है, और फैमिली सपोर्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हम आगे बढ़ते हैं किसी भी आर्ट फॉर्म में। तो जब मैम आप अपने संगीत में आपने आगे कहा कि आपको आगे जाना है, इसमें ही आपको पढ़ाना है और इसमें ही जो है आपको अपना करियर बनाना है, तो किस तरह के एक्सपीरियंस था और किस तरह का सपोर्ट आपको मिला? हाँ, मुझे देखो घर से तो था ही सपोर्ट, क्योंकि पापा के उसमें रहे हैं हम। तो संगीत में मैंने जब मुझे शौक़ हुआ तो मैंने कहा कि इसी में मुझे, क्योंकि मुझे टीचर बनने का भी शौक़ था, तो आगे इस पे किया और पीएचडी की। तो उसके बाद शिक्षक के रूप में मैंने स्कूल, कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी में, तो सब जगह का एक्सपीरियंस है। छोटे बच्चों से भी मैंने इंटरेक्ट किया है म्यूज़िक के माध्यम से, कॉलेज के बच्चों से भी किया, और आज अब तो मतलब बड़े बच्चे होते हैं तो उनके साथ भी, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ हम वो जो हमने उस समय नहीं सीखा होता है स्टूडेंट लाइफ में, वो हम शिक्षक जब हम शिक्षा दे रहे होते हो तो ज़्यादा सीखते हैं। तो बहुत इंटरेस्ट से मैं पढ़ाती भी हूँ और नई चीज़ें खुद भी सीखती हूँ। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि हम जानते हैं, अभी आपने बताया भी कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है आपने सीखा है, तो अगर सिर्फ हम अभी क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो ये सफ़र आपका किस तरह का रहा, और क्लासिकल म्यूज़िक किस तरह से जुड़ी आप उसके साथ, और किस तरह से अभी भी चलता रहा है? तो बचपन से ही, क्योंकि पापा रियाज़ करते रहते थे, तो जब हम उनके साथ बैठते थे तो वो हमें क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम देते थे। तो कैसे स्वर लगेगा, स्वर लगाव क्या होता है, राग क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने उन्हीं से ग्रहण की। उनको सुनते भी थे, देखते भी थे, और वो हमको जैसे जैसे शिक्षित करते थे वैसे वैसे हम वो ग्रहण करते रहते थे। तो क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत है वो हमारा बहुत ही, मतलब कह सकते हैं, ईश्वर से कनेक्ट कराता है। जी बिल्कुल। तो क्योंकि ईश्वर के नज़दीक ले जाता है, और उसमें इतना आनंद है, इतना सूदनेस है कि अपने आप ही, मतलब कोई भी होगा वो उसके वश में हो जाता है। तो शास्त्रीय संगीत में इसीलिए मेरी रुचि जो है वो बढ़ती गई, और आज तक हम कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत में। और शास्त्रीय संगीत की कोई भी विधा ऐसी नहीं है जो हमने अपने पिताजी से ग्रहण नहीं की हो, चाहे वो
शास्त्रीय संगीत हो, उप शास्त्रीय संगीत हो, ठुमरी, दादरा, ध्रुपद, सभी की तालीम हमने उनसे प्राप्त की। बिल्कुल मैम, जैसे कि हम बातचीत भी कर रहे थे तो आपने जो है इतनी एडवांस स्टडीज़ भी इसमें की है, तो जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ की, बहुत सारे रिसर्च वर्क भी आपने किया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जब हम रिसर्च करते हैं तो एक थॉट, एक बात हमारे मन में आती है, तो वो जब आपने अपनी रिसर्च शुरू की थी तो वो थॉट कैसे आया आपके मन में, और क्या वो थॉट था कि आपने अपना रिसर्च वर्क उस पर किया? तो मैंने वैसे तो शास्त्रीय संगीत सीखा है, लेकिन जब मैं रिसर्च की तरफ गई तो मेरा फोक, हिमाचल का फोक क्योंकि बहुत रिच है, तो उस तरफ मेरा जो है थोड़ा आकर्षण बढ़ा कि मैं क्यों ना हिमाचल के फोक पे काम करूं। तो जब मैंने वो ये फोक पे सोचा तो वो मेरा वैसे बचपन से ही वो चीज़ दिमाग में थी कि इस चीज़ पे रिसर्च करनी, क्योंकि हम बचपन, हमारा जो हिमाचल है वो देवभूमि है, और देवभूमि के उसमें जो है हमारे यहाँ देवी देवताओं का बहुत सारा मेले, त्योहार, उत्सव होते रहते हैं। तो हम देखते थे कि देवी देवताओं के रथ यात्रा चलती थी, तो उसमें देवता जो है वो हिलते हैं, जैसे नृत्य करते हैं। तो हमको पिताजी बताते थे कि ये जो है स्वयं होता है, देवता जब प्रसन्न होते हैं या क्रोधित भी होते हैं तो वो स्वयं हिलते हैं, उनको हिलाया नहीं जाता। तो हम सोचते थे जिन्होंने उठाया है वो ही हिलाते होंगे, लेकिन जब हमने जाके देखना शुरू किया और ये पाया कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ सत्यता है, कुछ ना कुछ शक्ति है, तब मैं इस ओर जो है वो रिसर्च का मेरा जो है वो उस ओर रुख हो गया कि ये चीज़ देखनी चाहिए, निकालनी चाहिए, लोगों के समक्ष आनी चाहिए कि इसमें कितनी सत्यता है और इसका कितना प्रभाव है। तो देव संगीत पे मेरा पहला जो है वो रिसर्च हुआ। दूसरा रिसर्च मेरा, क्योंकि हम शादी विवाह में जाते थे, वो भी हमारे यहाँ एक संस्कार उत्सव बहुत बड़ी बात मानी जाती है, बड़े सारे संस्कार, 16 संस्कार होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते थे। तो वहाँ जो महिलाएं गीत गाया करती थी उसका असर पड़ता था। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी एक वक्त के साथ, तो क्यों ना इन चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि उन्हें भी समझ आए कि ऐसा भी होता था। तो क्योंकि अगर चीज़ ख़त्म हो गई फिर तो, क्योंकि और हमारी जितना भी फोक म्यूज़िक है वो लिखित में तो नहीं मिलता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सब सीखते जाते हैं। ये वजह थी जिसकी वजह से मैंने फोक पे जो है अपने रिसर्च का काम किया। जी बिल्कुल मैम, जैसे हम अभी थ्योरेटिकल हमने बात की कि किस तरह से हमारा थॉट था और किस तरह से आपने उस पर रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन जब हम थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं और हम एक्चुअल में जो अपना रिसर्च वर्क है वो कंडक्ट करने चाहते हैं, तो ऐसी कई सारी बाधाएं हैं, कई सारी चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो जब आप अपने इस थॉट को, अपने इस रिसर्च को प्रैक्टिकली करने जा रही थी, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? तो जब मैंने ये रिसर्च शुरू किया तो जितना भी लिखित काम था वो तो चलो हो जाता था, बुक्स देख ली, लाइब्रेरी में बैठ ली, लेकिन जितना प्रैक्टिकल काम था, क्योंकि जो मेरा रिसर्च वर्क था वो सारा लोगों से लेने वाला था, और लोग भी वो जो गांव में रहते हैं और जो बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों से संपर्क पहले करना, क्योंकि गांव के लोग जो वो अपना काम नहीं छोड़ते, उनके लिए कुछ भी हो जाए काम पहले है, तो उनका समय देखना, उनसे समय मांगना, और बहुत मुश्किल से वो समय मिलता था। वो खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे या किसी और अपनी आजीविका में व्यस्त रहते थे, तो बहुत कठिनाई आई उनसे समय लेने के लिए। उसके बाद जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो थोड़े मूडी होते हैं, तो उनसे वो चीज़ें ग्रहण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो बहुत सारी कोशिशें करके फिर उनसे वो चीज़ें, और फिर क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो हर कभी ऐसे नहीं करते थे कि गाने बैठ गए, तो उनका एक समय, और जब उनका मन है या कोई, क्योंकि वो भी बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे, तो बहुत कठिनाई आई, लेकिन फिर भी किया और अपने रिसर्च वर्क को पूरा किया। जी मैम, जैसे कि अभी हम बातचीत में हमें इतना तो पता चल रहा है कि क्लासिकल म्यूज़िक के साथ साथ आपका इंटरेस्ट और रुझान जो है फोक म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैम हम बात करें हिमाचल की, हिमाचल में ऐसी कई सारे रीजन्स हैं, कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे म्यूज़िक, अगर हम बात करें तो हिमाचल पूरा ही म्यूज़िक से भरा पड़ा है, लेकिन अगर हम रीजन वाइज बात करें और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर हम बात करें तो हम देख पाते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट में हम जो म्यूज़िक है वो चेंज होता है, कल्चर है वो चेंज होता है, और जो लैंग्वेज है वो भी चेंज हो रही है। तो किस तरह से आपने हिमाचल के फोक को समझा और किस तरह से जो आपका इंटरेस्ट है और जो समझ है फोक म्यूजिक में बढ़ी? तो ऐसा है कि देखो, हिमाचल में कहते हैं ना कि 100 कोस में वानी और पानी सब बदल जाता है, तो उसी तरह हमारे हिमाचल में भी जो है अलग अलग तरह का फोक म्यूजिक मिलता है। आप अपर इलाकों में चले जाएं तो वहाँ डिफरेंट है, लोअर में चले जाएं डिफरेंट है, उससे और लोअर में चले जाएं वहाँ डिफरेंट है। तो वहाँ के
एटमॉस्फेयर का, क्लाइमेट का, हर चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे फोक म्यूज़िक पर पड़ता है। तो जैसे अगर हम अपर हिमाचल या कुल्लू की बात करें तो वहाँ के गायकी में जो एक मुर्की और जो एक कंपन लेके वो लोग गाते हैं, नाटी गीत या जो भी उनके गीत होते हैं, वो एक अपनी अलग वो रखता है। हम किन्नौर की तरफ चले जाएं तो उनका जो सुर की पिच है, कहते हैं हमारे संगीत में कि गांधार ग्राम हुआ करता था, वो लुप्त हो गया। तो आज भी अगर हम किन्नौर के गाने सुने तो हमें लगता है नहीं, गांधार ग्राम अभी भी कहीं ना कहीं है। जी बिल्कुल। उसके बाद अगर हम चंबा आ जाएं तो और वहाँ का लय और गायन दोनों ही, स्वर और ताल मतलब दोनों ही अपने में एक अनूठा स्थान रखते हैं। और अगर हम लोअर महासू की बात करें जिसमें सोलन है, शिमला है और बिलासपुर है, ये इलाके हैं, तो यहाँ का संगीत भी अपनी वादन और गायन दोनों में एक अलग ही अपना स्थान रखता है। बहुत सुरीलापन है, बहुत आनंद है, बहुत ठहराव भी है। तो हर चीज़ में पूरे हिमाचल में जो है आप अंतर देख सकते हैं, लेकिन हर जगह का लोक संगीत अपनी एक अनूठी पहचान रखता है। बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि रिसर्च के दौरान आपको जो बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर जाना पड़ा, और हम बात करें जैसे हम यूजुअली रूरल एरियाज में ज़्यादा जाते हैं और आप भी गए होंगे, तो जब आप अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे तो आपको कई सारी जो चीज़ें हैं, कई सारा म्यूज़िक है वो भी आपको पता लगा होगा। तो क्या कोई ऐसा म्यूज़िक है या कोई ऐसा राग या कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको उस टाइम बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए? जी ज़रूर। तो जैसे एक लोकगीत है हमारा हिमाचल का, अब जैसे शास्त्रीय संगीत या राग से बात करें तो एक राग है हमारा शास्त्रीय संगीत में रागेश्वरी, आजकल बहुत प्रचलित है। तो इसी तरह प्राचीन में एक राग था, कह सकते कि उसी का परिवर्तित रूप आज रागेश्वरी प्रचलित है, उसे राग चक्रधर कहा जाता था। तो उसमें एक पहाड़ी गीत है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। किया जाई के दरवाजा खोलना है, किया जाई के दरवाजा खोलना, दाचड़ू रखवाले लैला, सासू आगे क्या बोलना है, किया जाई के दरवाजा खोलना, वार आंगना दे चाके घड़ने है, वार आंगना दे चाके घड़ने, पाराते तो वार आई जा, गला रे कड़ा के करने। बेहद खूबसूरत मैम, कितनी खूबसूरती से आपने अभी हमें ये राग जो है, ये संगीत हमें सुनाया। तो जैसे कि मैम हम बात करें कि जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं फोक म्यूज़िक का इतना, या हम कोई भी आर्ट का एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हम कहें कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हमें मिलता है, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम अनफोल्ड करते हैं और जो हम जानते हैं अपने बारे में भी जब हम एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। तो मैम ऐसा हमें सुनने में भी आया है और हम सुनते भी रहते हैं अक्सर कि जो फोक म्यूज़िक है वो क्लासिकल म्यूज़िक से पहले आया है। तो जब आप रिसर्च कर रहे थे या जब जो आपका इतने समय का एक्सपीरियंस रहा है वो किस तरह का रहा, और क्या आपका कहना है इस बात पर कि फोक म्यूज़िक पहले आया है और जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो बाद में आया है? तो ऐसा है कि ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया और संगीतज्ञ भी कहते हैं कि पहले लोक आया, लोक संगीत आया और फिर शास्त्रीय संगीत आया। क्योंकि वैसे हम संगीत की जब हम शास्त्र पढ़ते तो स्वर्गलोक से ही संगीत को माना गया है, लेकिन जब धरती पे आया तो कहते दो भागों में बट गया, मार्गी संगीत और देशी संगीत। तो मार्गी संगीत जो था वो ईश्वर आराधना के लिए हुआ करता था, और जो देशी संगीत था वो जनरंजन के लिए होता था। तो पहले देशी संगीत ही लोगों में गया तो वो लोक था, लोक रंजन के लिए जो संगीत गाया जाता था, तो वो लोकगीत, लोक संगीत बन गया। तो लोक संगीत पहले आया और धीरे धीरे कहते उसी में से फिर शास्त्रीय संगीत का जो है उद्भव हुआ। तो ऐसे देखा भी गया, जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते कि हमारे पहले 3 स्वरों पे म्यूजिक होता था, उदात, अनुदात और स्वरित, 3 स्वर होते थे, उसी में मंत्रोच्चारण होते थे, उन्हीं 3 स्वरों में यज्ञ होते थे उन्हीं, तो उसी पे आधारित होता। तो आज भी अगर हम हिमाचल के लोक संगीत को देखें तो 2 या 3 या 4 स्वरों में भी हमें लोकगीत सुनने को मिलते हैं। तो जैसे देव भूमि है हमारी और शिव को यहाँ देवों के देव
बिल्कुल महादेव माना जाता है। तो उन्हीं के उसमें मैं आपको एक उदाहरण भी देती हूँ 2-3 स्वर का। साईं म्हारे पाणे आए, साईं म्हारे पाणे आए, साईं म्हारे पाणे आए, साईं म्हारे पाणे आए, हो ऊंची धारा रे आए, साईं म्हारे पाणे आए। मतलब शिव जो है वो हमारे मेहमान बन के आए, जैसे शिवरात्रि पे तो उनकी हम पूजा कर रहे हैं। तो ये 2-3 स्वरों में आधारित की। बिल्कुल मैम, बहुत खूबसूरती से आपने जो है ये हमें सुनाया। और जैसे कि मैम अभी आपने हमें बताया कि जो शिवरात्रि पे है इसे गाया जाता है। और अगर हम बात करें राग की और हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वाद्य यंत्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर ऐसे कई सारे वाद्य यंत्र हैं जो रिचुअली भी हम उन्हें मानते हैं, और ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपका क्या कहना है वाद्य यंत्रों पर कि कितना ज़रूरी है उन्हें इस्तेमाल करना, और क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं वो हमारे कल्चर के लिए और हमारे म्यूज़िक के लिए? तो ऐसा है कि संगीत जहाँ गायन है वहाँ वादन भी है, क्योंकि वादन और गायन जो दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। तो अगर गायन है और उसके साथ वादन नहीं है तो मज़ा नहीं आता। जैसे अभी हम गा भी रहे हैं तो अगर गायन हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट्स होते तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती। तो जो हमारे लोक वाद्य हैं उनका बहुत बड़ा स्थान है हमारे फोक म्यूज़िक में, क्योंकि हमारे जो लोक वाद्य हमारा अगर हम संगीत की चर्चा करें वेदों में भी तो दुंदुभी वाद्य हुआ करता था जिसको देव वाद्य मानते थे, जो आज नगारा वाद्य है जो कि हमारा देव वाद्य माना जाता है। और हर देवी देवताओं के उत्सवों पे मेलों में ये वाद्य जो है पूजा के बाद बजाया जाता है। और उसके बाद ढोल है, चांबी ढोल है, करनाल है, बहुत सारे हमारे ऐसे फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका प्रयोग जो है वो देवी देवताओं के साथ मंदिरों में उनकी पूजा अर्चना के लिए किया जाता रहा है। और आप देखेंगे कि इन वाद्यों में इतना इनके वादन में इतना मतलब प्रभाव होता है कि जो देवी देवताओं के जो पुजारी होते हैं उनमें बल्कि देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं। तो इतना इनके वादन का प्रभाव होता है और इतना इनका इफ़ेक्ट है और इतना इनका महत्व है कि छोटे छोटे हमारे बल्कि संस्कार उत्सव होते हैं उनमें भी इन वाद्यों का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। शादी विवाह होता है उसमें नौबत बजती है तो ये सारे लोक वाद्य जो हैं वो अपना स्थान वहाँ रखते हैं। शहनाई है, नगारा है, ढोल है, तो इन सब वाद्यों का जो है देवी देवताओं के साथ तो है ही है, हमारे संस्कारों के साथ भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं तो म्यूज़िक काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। और अगर हम आपका भी एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस म्यूज़िक में काफ़ी रहा है और अभी भी चला ही जा रहा है। तो अगर मैम हम बात करें टाइम की, पिछले समय से लेके अब इस समय तक आपने क्या चेंजेस देखे? और हम बात करते हैं चेंजेस की तो कई चेंजेस इंपॉर्टेंट भी है, होने भी चाहिए और ज़रूरी भी है चेंज होना, लेकिन क्या चेंजेस अच्छे हुए हैं म्यूज़िक में और क्या ऐसे चेंजेस है जो शायद नहीं होने चाहिए थे या उन पे काम करना भी ज़रूरी है? जी, तो ऐसा है कि परिवर्तन तो नियम है प्रकृति का और हर चीज़ में परिवर्तन होता है। बिल्कुल। लेकिन परिवर्तन उतना ही होना चाहिए जो अच्छा लगे। मतलब इतना ज़्यादा ना हो जाए कि फिर उसको लोग एक्सेप्ट ही ना करें या वो अच्छा ना लगे या वो किसी चीज़ को बिगाड़ दे। तो आज हमारे संगीत में भी, चाहे फोक की बात कर लो, लोक संगीत में हिमाचल के बहुत परिवर्तन आया है। नए लोग आ गए हैं, नो डाउट अच्छे भी हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे फोक को बिगाड़ भी रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम आज देखें तो जैसे पहाड़ी गानों के वीडियोस हम देखते हैं, अगर हमारा फोक जो है मैंने कहा कितना रिच है, आप चाहे वेशभूषा वाइज देख लो, कुल्लू की वेशभूषा जब हम पहनते हैं तो कितना एक आकर्षण है, किन्नौर की कितना आकर्षण है, चंबा की कितना आकर्षण है। तो उन्हीं चीज़ों को छोड़ के आज जब दिखाया जाता है कि लड़की भेड़ बकरियां चरा रही है लेकिन वो जीन्स में है
या वो कोई पारंपरिक गाना गा रही है जीन्स में, तो वो हमारी वेशभूषा नहीं है। बिल्कुल नयापन आना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि नया आएगा तभी तो पुराने की भी कदर होगी। लेकिन पुराने को बिल्कुल त्यागना नहीं है, क्योंकि हमारी जो बेसिक है, जो हमारा आधार है, उसको लेके नयापन लाना चाहिए। आज हम देखें, देखो कोक स्टूडियोज में पुराने ठुमरी भी गाते हैं बड़े बड़े कलाकार, है ना, लेकिन वो नए वाद्यों के साथ पुरानी चीज़ को ख़त्म नहीं करते, वो वैसी रहती है, उसमें और आनंद आता है। तो मेरा यही है कि हिमाचल का फोक जो है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे कलाकार भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बिगाड़ भी रहे हैं। चाहे वो आप भाषा के उससे देख लें, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स के उससे देख लें। अभी हमने वाद्यों की बात की, तो वाद्यों में देखिए आज ड्रम बजता है, और मैंने मेले त्योहारों में भी देखा है, पीछे जो ऑर्केस्ट्रा है वो मिला नहीं होता और आगे कलाकार गा रहा है, और वो इंस्ट्रूमेंट हमारे परंपरा से मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो अपनी परंपरा को आगे दिखाना है ना, तो इसलिए हमको ऐसा चेंज करना है जो अच्छा भी लगे और हमारी पुरानी चीज़ को ख़राब भी ना करे। बिल्कुल मैम, आज हमने आपसे इतनी सारी बातें की, बातें तो हमने आपसे और भी कई सारी करनी थी, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने जाना म्यूज़िक के बारे में, आपके बारे में, किस तरह से आपका इंटरेस्ट रहा और किस तरह से आप जुड़ी संगीत के साथ, और संगीत कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से चेंज आना चाहिए। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का, हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।